वो हकीकत बहुत भयानक थी, मैं उसे सोचना भी नहीं चाहता, वरना उस पूरे शहर में तुमने मेरा तमाशा बनाने में कोई अच्छा सामान ही तैयार करके रखा था ना। शायद मेरे रब को मुझ पर रहम आ गया, जो बचत हो गई। बेहतर होगा इस बारे में बात ना करो, अब चुपचाप खाना खा उठकर। वो अपना कॉफ़ी का मग उठाते ट्रे उसकी तरफ खिसकाते बोला, कभी कभार इंसान जो नहीं चाहता ना वो भी कर गुजरता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सब उसने जानबूझकर किया हो सकता है कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी बात हुई हो। आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, मगर इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए बस जो देखा उसी के हिसाब से जो समझ आया कर गुजरा। अब मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मुझसे की कमिटमेंट तोड़ डाली। हमारे दरमियान ये तय हुआ था हानिया कि ये सब मैं किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो फिर किस तरह तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया? तुमने मुझे डैड के बारे में कुछ नहीं बताया दिलशेर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए था? जब आबरू के मुंह से सुना तो मुझे हैरत हुई कि तुमने मुझसे छुपाया, जबकि तुम इस सब में पेश पेश रहे। तुम क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? वो जो भी थे, जैसे भी थे, मेरे डैड थे, कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था, बिल्कुल पता होना चाहिए था। मगर चूंकि तुम उन दिनों इमोशनली इतना हर्ट थी कि मेरे और मम्मी के बारहा समझाने के बावजूद भी तुम अपने घर जाने को तैयार नहीं थी। हर बार तुम्हारा इनकार कतई होता। फिर उन्हीं दिनों जब ज़ाहिर भैया की शादी के घर में तैयारियां चल रही थी और मम्मी हमारे बारे में सोच रही थी, तब मुझे कॉल मौसूल हुई। ऑफिस में था उस वक्त मैं। जब मैं पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने चूंकि सब बहुत प्लानिंग करके किया था, जब भी किसी को शक भी नहीं हो सका। वो तो जब एयरपोर्ट पर भागने के चक्कर में वो पकड़े गए तब सारी बात खुली। डेड बॉडी की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि गुस्ल तक नहीं दिया जा सका। मैं क्या बताता आकर, और तुम क्या कर लेती तब? यही करती कि उन दोनों पर केस करती जो कि पहले ही कानून की गिरफ्त में थे, अभी तक वहीं थी। हम जाने वाले को वापस नहीं ला सकते, न मैं न तुम। एक तुम उन दिनों हमारे रिश्ते वाली बात को लेकर उलझी हुई थी, दूसरा घर में शादी का माहौल था, तो तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए सोचा कि ये सब हो जाए तो आराम से सब बताऊंगा। मगर फिर मम्मी ने अर्जेंट निकाह का सीन क्रिएट कर दिया और फिर सब तुम्हारे सामने ही था, छुपाया नहीं था, बस मौजू वक्त का इंतज़ार कर रहा था। बाय द वे, तुम क्या इस सब का गम मनाने के लिए गई थी उस होटल में दोस्तों के साथ? आखिरी बात में तंज का आंसर नुमाया था। तुम कभी तंज करना नहीं छोड़ सकते दिलशेर रेहान, मेरी सुन तो लो पहले। अपनी हाँके जा रहे हो? इरशाद इरशाद, उसने कॉफ़ी का सिप लेते उसको इजाज़त दी थी। मैं कुछ मेंटली तौर पर अपसेट हो गई थी। भले हमारे दरमियान ताल्लुकात की नोयत कभी भी खुशगवार नहीं रही, चलो नाम का ही सही, मगर रिश्ता तो था ना। अचानक इस खबर ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया। आबरू ने सबको मेरे मिल जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया और फिर वो सब मेरे नाना करने के बावजूद भी मुझे अपने साथ घसीट कर ले गए। अपनी तरफ से वो मेरा ध्यान बटाना चाहते थे, मगर मैं अंदर ही अंदर उलझी हुई थी कि तुमने आखिर मुझे लाइल्म क्यों रखा। और कुछ डर भी गई थी कि तुम्हें मेरी यहाँ मौजूदगी का पता चला तो नाराज़ होगे, मगर मुझे इतने शदीद रद्द अमल का अंदाज़ा नहीं था। अब देख लिया ना रद्द अमल, तो अब आइंदा ध्यान रखना कि आइंदा चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसी किसी जगह पर ऐसे किसी दोस्त के साथ ना देखूं। अब जो हुआ सो हुआ, मगर ये मेरा ऑर्डर समझो या जो भी समझो, मगर मैं तुम्हें इस सब की इजाज़त नहीं दे सकता, और ना दोबारा मुझे ऐसी किसी आजमाइश में डालना, वरना फिर मत वावेला करना कि ये हो गया वो हो गया। इस कमरे की हदों में तुम हर तरह से आज़ाद हो, जो चाहे करो, जैसे चाहे रहो, बल्कि इस हवेली की चार दीवारी के अंदर तुम पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यहाँ से बाहर निकलो तो हर पल जहन में रखो कि तुम दिलशेर एहान के नाम से मंसूब हो, और तुम्हारे शोहर की यहाँ लोग बहुत इज्जत करते हैं। अब आराम से खाना खाओ और सो जाओ, मुझे अपने कमरे में जाना है। इस बार उसकी तरफ देखने से परहेज़ किया था उसने। यही है तुम्हारा कमरा और यहीं रहना है अब से तुम्हें। सुबह अपनी चीज़ें वगैरह इधर ही सेट कर लेना। उसने तहम्मुल से जवाब दिया और उसके पास से उठ गया। मगर मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपने कमरे में जाने दे। यहाँ क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? हालांकि एक बीवी को सबसे ज़्यादा अपने शोहर के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। उसने पलट कर उसको देखा। वो वज़ू करने के लिए उठा था कि नवाफिल वगैरह के बाद खुद भी सोना चाहता था। हानिया, सब बीवियां अपने शोहरों के साथ रहती हैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, तो अब इस फजूल की ज़िद का क्या मतलब? आराम से सो जाओ। अगर मेरी मौजूदगी से खौफजदा हो तो बेफिक्र रहो। दिलशेर एहान तुम्हें कभी कोई ज़िक्र नहीं पहुंचाएगा। मुझे दिल, दिमाग, नफ्स, हवास, ख्यालात, गर्ज ये कि हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल है। शायद इतना तो मेरे बारे में तुम जान ही गई होगी अब तक। ऐसी बात नहीं है। वो तो उल्टा शर्मिंदा ही होकर रह गई थी कि वो किस टर्म में बात कर रहा था। अच्छे से जान गई थी वो
क्या मैं गलत ट्रैक पर हूँ? उसको कुछ कुछ शर्माते देख वो अब उसको तंग कर रहा था। खबरदार जो आपने मुझ पर फजूल किस्म का ठरक झाड़ा तो। वो अपनी जीभ मिटाने को उस पर चढ़ दौड़ी। ला हौला वला कुव्वता, या अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी के सब्र का फल तो बिल्कुल ही दिमाग से फारिग है। मतलब और कौन कौन सी अलकाबात हैं जिनसे मैं नवाजा जाऊँगा? हद है यार। वैसे तुम्हें लगता है कि मैं इन कैटेगरीज में फिट बैठता हूँ? मतलब लोफर, ताड़ू, ठरकी वगैरह वगैरह। सीरियसली यार, तुम्हें ये सब लगता हूँ मैं? उसकी हैरानी कम नहीं हो रही थी। दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा के किसी मस्जिद की इमामत कब संभाल रहे हैं आप? वो भी आगे हानिया थी। ज़्यादा देर रोब में नहीं आने वाली थी, या शायद वो फिर से उसके साथ नॉर्मल हो गया था, इसलिए वो भी अपनी पुरानी जोन में वापस आ चुकी थी। मिसेज, तुम सो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो अभी मुझे नहीं करना चाहिए। यकायक लहजा बदला था उसका। खबरदार जो मेरे पास भी आए तो जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। वो अगरचे अच्छी खासी नर्वस हो चुकी थी, मगर जाहिर करके उसको मज़ीद बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हाँ, जब पास आऊँगा तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि तुम कैसे मेरी जान लेती हो। हालांकि तुम खुद जानलेवा हसीना हो, मगर हम भी इतने बदहवास नहीं हैं कि यूँ आसानी से इतनी शिकार हो जाएं। पूरी पूरी टक्कर देंगे आपको। वो दिलकशी से मुस्कुराते एक आंख दबाकर बोला तो वो गड़बड़ाकर मुंह ही कंबल में छुपा गई और दिलशेर का कहका बेसाख्ता निकला था। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। घोर से अंधेरा अब धुंधला सा हो रहा था। कल शाम से चलने वाली ठंडी हवाओं के बाइस मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। उस वक्त बादलों से आसमान ऐसे ढका हुआ था कि एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। जब वो हवेली में दाखिल हुआ था, कभी कभार कुछ इमरजेंसी या किसी किस्म के नागहानी हालात में उनकी नाइट में भी ड्यूटी होती थी। उसकी भी पिछले 2 दिन से नाइट ड्यूटी थी, इसलिए अब सब निपटा कर घर की राह ली थी। थकन ऐसी थी कि पूट पूट दुख रहा था। आंखें जैसे उबल रही थी, ना खुल रही थी ना बंद हो रही थी कि जलन के मारे बुरा हाल था। सर में दर्द शदीद था। सारा दिन चाय और जी भर के सिगरेट फूंके थे। उसे ड्राइवे से अपने कमरे तक जाना भी मुहाल लग रहा था। जोर जोर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे अभी किसी भी वक्त ढेर हो जाएगा। मुसलसल 2 दिन और 2 रातों से वो ऑन ड्यूटी था। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा होता रहता था, मगर जाने क्यों आज इस कदर थकावट हो रही थी। शायद इसलिए कि उसने काम को सर पर सवार कर रखा था और खाने पीने की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। मुसलसल जागना, काम करना, इधर उधर भाग दौड़, आना जाना, इस सब में थकावट तो हुई सो हुई, मगर अब तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे चलने की सकत भी ना रही थी। जाने कितने जतन करके वो कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा बंद करते उसने ना कुछ सोचा ना कुछ देखा। बस नीम तारीख कमरे में उसे बिस्तर नजर आया। वो किसी शैतीर की तरह बिस्तर पर गिरता चला गया। वो जो गहरी नींद में थी, अपने करीब बिस्तर पर धाड़ से कुछ गिरने पर बदहवास सी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और नज़र उस तरफ उठी जहां वो बेतरतीब सा औंधे मुंह लेटा हुआ था। पाँव उसके नीचे लटक रहे थे। वो यकीनन अभी घर आया था, मगर इस तरह क्यों पड़ा था? यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, वरना वो तो कहीं भी जाना हो या कहीं से आ रहा हो, आते जाते नहा कर अच्छा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर हर वक्त टिप टॉप रहता था। और शेर, उसकी मुतफिक्र आवाज़ गूंजी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। वो जल्दी से आगे को सरकी और उसका कंधा हिलाया। इस ठंड में भी उसके पास से उसे सेक उठ रहा था। ओफ, इसको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। वो फ़ौरन से पहले अलर्ट हुई। औरत शेर, उठें, आंखें खोलें प्लीज़। वो उस पर झुकी हुई उसको मुतवज्जो करने की तगोदो में थी। वो बेसुध सा वैसे ही पड़ा था। औरत शेर, प्लीज़ आंखें खोलें, देखें आपको कितना तेज़ बुखार हो रहा है। ऐसे क्यों पड़े हैं आप? उठें, चेंज करें, उठें, चेंज कर लें, मैं मेडिसन लाती हूँ। प्लीज़ आंखें खोलें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वो अब रो देने को थी। औरत शेर, उठ जाए ना। वो अब बाकायदा रो दी थी। अब तो उसको ज़रा सी तकलीफ़ भी होती तो ईशल को वो सब अपनी बद्दुआओं का असर लगता। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जज्बाती तौर पर उसकी तरफ से बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। उसको अपने वो सब अल्फाज याद आने लगते थे जो वो किस कदर बेरहमी से उसको कहा करती थी। उफ़ ईशल, कितनी बेरहम हो तुम! तुम्हारा दिल नहीं कांपा यूं किसी को मुंह भर भर के दुआएं देने की, मरने की दुआएं देने की? बुखार से तपता वो लंबा चौड़ा खूबरू सा मर्द, अगर उसको वाकई कुछ हो जाता, उफ, दुनिया में कहर बर्पा हो जाता। ऐसा कड़ियल जवान था वो कि अपने पराए सब रो देते, और वो कितनी आसानी से उसको मरने की दुआएं उसके मुंह पर दिया करती थी, जिनको सुनकर वो हंस दिया करता। औरत शेर, मैं मर जाऊंगी, ऐसे मत करें प्लीज़। वो मुसलसल उसको होश में लाने की तगोदो में थी। क्या करूं, इस टाइम किसको उठाऊं? औरत शेर, वो फिर से उस पर झुक आई, मगर उसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो वो उसके कंधे पर सर रखते भल भल रोने लगी। पानी,
वो वैसे ही बेसुध सा बुड़बुड़ाया था। ईशल के वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसका ये एक लफ्ज़ भी उस पल उसको ज़िंदगी की नवीद जैसा सुनाई दिया। कभी वो उसकी आवाज़ सुनने की भी रवादार ना हुआ करती थी, जो आज उसके मुंह से एक एक लफ्ज़ सुनने को तरस रही थी। अगर जो कभी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो, ज़िंदगी से भरपूर वो लहजा उसकी समातों में उभरा था। मैं ये दिल निकाल कर फेंक दूंगी अगर ये कभी तुम्हारे लिए धड़का तो। उसके सवाल के जवाब में कहा गया अपना जुमला भी उसको याद था। आंसुओं में मजीद रवानी आ चुकी थी। उसका कहा सच हो चुका था। वह असीर हो चुकी थी, मगर वो अपना कहा सच नहीं कर पाई। आज वो ये दिल निकाल कर फेंक नहीं सकी थी, जो उसके लिए धड़क रहा था, जो उसके लिए परेशान हो रहा था, जो उसकी तकलीफ़ पर सीने में तड़प रहा था। उरद शेर प्लीज़ आंखें खोलें, सीधे होकर लेटें, पानी दूं आपको। वह अब खुद को संभाल रही थी। उसके लिए उसका एक लफ्ज़ ही बहुत था कि वो होश में। उसके वजूद में जैसे तवानाइयाँ सी भर गई थी। उसने पूरा जोर लगाकर उसको खींच खांच कर बमुश्किल सीधा किया था। वो उसके सामने किसी पहाड़ की मानिंद लग रहा था, और उसको सीधा करने में ही वो बुरी तरह हाँप चुकी थी, जैसे कोई चट्टान सरकाई हो। उसने उसने पलटकर साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसके सर के नीचे हाथ रखकर मुश्किल से ही वो उसका सर ज़रा सा ऊंचा कर पाई थी। और अच्छे पानी पिए। उसने ग्लास उसके लबों से लगाया, मगर वो शायद सुन नहीं पाया था, या बुखार की शिद्दत से वो ठीक से होश में नहीं था। पानी पिए औरत शेर, आंखें खोलें, आप सुन रहे हैं ना? वो अब कुछ ऊंची आवाज़ में बोली। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर खोल नहीं पाया। जैसे मनों के हिसाब से वजन पड़ा हो आंखों पर, हलक में जैसे कांटे उगाए थे। उसने लब जरा से वाह किए। ईशल ने जल्दी से ग्लास में मौजूद पानी थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में उंडेलना शुरू किया। वो घूंट घूंट करके सारा पानी पी गया। प्यास थी कि जूं की तूं थी, और दूं। उसने माथे पर चिपके हुए बाल पीछे हटाते उससे नरमी से पूछा, मगर इस बार कोई हूँ हाँ भी नहीं हुई। ईशल ने ग्लास वापस रखा। कोई और वक्त होता तो वो उसके इतना करीब जाने या उसके पास आने पर शायद इतनी नॉर्मल ना रहती, मगर अब वो जिस हालत में था, ये वक्त इन सब नज़ाकतों का नहीं था। उसे खुद को संभालना था, मजबूत रखना था। उसने हर चीज़ को साइड पर रख दिया। बात की बात में देखी जाएगी, और बिस्तर से नीचे उतर आए। उसके पाँव भारी भरकम शूज से आज़ाद किए। पाँव से यूं सेक उठ रहा था जैसे आग की भट्टी से उठ रहा हो। उसने उसके मोजे भी उतार दिए और पैरों के तलवों पर अपनी ठंडी हथेलियां रख दी, मगर कुछ ही पलों में उसको अपनी हथेलियां भी जलती महसूस हुई, तो हाथ हटा लिए। अब वो चित लेटा था। उसने उसके पाँव ऊपर बिस्तर पर किए। कुछ हिचकिचाहट और झिझक सी तो बहरहाल महसूस हो रही थी उसको, मगर ये उसको करना ही था। शोहर था वो उसका। उसने गहरी सांस ली और फिर से अपना काम करने लगी। उसकी पैंट के पांचे उसने तकरीबन घुटनों तक फोल्ड कर दिए और उठकर उसके सिराने आ बैठी। फिर हिम्मत करते उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी, जिस पर उसको एक पल को हया सी आई, मगर वो उस वक्त इन सब चीज़ों में नहीं पड़ सकती थी। एक एक करते उसने सारे बटन्स खोले और शर्ट दोनों अतराफ में फैला दी। उसने नीचे पुलिस यूनिफॉर्म वाली टी शर्ट पहनी थी। उसकी नज़र यकदम शर्ट से होते कस के बंधे चमड़े के भारी से बेल्ट की तरफ गई, जो लेटे हुए यकीनन उसको डिस्टर्ब कर सकता था, मगर वो बेल्ट खोलने की हिम्मत खुद में नहीं कर पाई। वो तो इतने में ही पसीनों पसीन हो गई थी। उठकर बाहर निकल गई और वापसी पर हाथ में ठंडे पानी वाला बॉल था। उसने साइड टेबल पर बॉल रखा और पट्टियाँ भिगो भिगो कर उसके माथे पर, उसके हाथों और पैरों पर रखने लगी। एक पट्टी ठंडे पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर उसके चेहरे और उसकी गर्दन पर फेरने लगी। कुछ देर ऐसे ही करती रही। फिर यही अमल वो उसके पैरों पर करती रही। ठंडी पट्टियाँ निचोड़कर उसके पैरों पर रखती रही। तकरीबन आधा घंटा उसने यही सब किया कि फजर के अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। वो खामोशी से अजान सुनते अजान का जवाब देती, दिल ही दिल में उसकी सलामती के लिए दुआ गोती। और शेर, उसने फिर से पुकारा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसकी तशवीश बढ़ रही थी। उसने सोचा कि कुछ देर देख ले, वरना फिर किसी को बुला लाएगी। पहले तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सोचा था उसको उठाकर मेडिसन वगैरह खिला देगी तो सुबह तक बुखार टूट जाएगा, मगर वो सुध बुद्धि गंवाए हुए था। उसने कंबल उस पर फैला दिया, मगर कुछ ही पल गुजरे कि वो कसमसाकर पैरों को हरकत देते, जैसे कंबल ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही अपना सीना मसल रहा था, जैसे उसको घबराहट हो रही थी। अपनी टी शर्ट का गला खींच रहा था, जैसे उसको खुद से जुदा करना चाहता हो।